देश में आपने टोल बैरियरों पर नेताओं के झगड़े तो सुने होंगे और देखे भी होंगे। आमतौर पर नेता टोल बैरियर पर अपनी कार की पर्ची कटाने में खुद की तौहीन समझते हैं, लेकिन एक नेता ऐसा भी है, जब टोल बैरियर से गुजरता है तो वो कहता है, भैया मेरे कार की पर्ची फाड़ दो, और टोल बैरियर कर्मचारी कहते हैं कि नहीं, आप सांसद है, रहने दीजिए मैडम। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और मेरे साथ मौजूद है ऐसे ही गांधीवादी विचारधारा की नेता मीनाक्षी नटराजन, जो एक बार फिर नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी है। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र संघ परिवार की नर्सरी माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां की 8 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। बीजेपी के इस गढ़ में एक बार फिर मीनाक्षी नटराजन भाजपा को चुनौती देने आई है। वे उस समय हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं वे किन मुद्दों के साथ बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाएगी। दीदी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। नीमच मंदसौर संसदीय सीट जो है बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, संघ परिवार की नर्सरी कहा जाता है जी। इस समय चुनाव जिस दौर में जा रहे हैं, उस परिस्थिति को देखते हुए आप इस संघ के गढ़ में, बीजेपी के गढ़ में किन मुद्दों के सहारे सेंध लगाएगी? हमारे सामने कुछ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं और फिर कुछ संसदीय क्षेत्र स्तर के मुद्दे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बात जो हमारे लीडर और कांग्रेस के अध्यक्ष ने लोगों के सामने रखी है, वो चुनाव इस बार 2 अलग अलग तरह की कार्यशैली का है कि जो वर्तमान सरकार है वो देश के 15 उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ करती है। तो 15 उद्योगपतियों पर देश के संसाधनों को खर्च करना चाहती है, उनका इंटेंट दिखता है। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का प्रस्ताव है कि गरीबी पर निर्णायक प्रहार करते हुए देश के सबसे गरीब 5 करोड़ परिवारों की महिला सदस्यों के खाते में एक न्यूनतम आय योजना यानी न्याय योजना के तहत कांग्रेस अगर सरकार में आएगी तो साल के 72,000 रुपए जमा करेगी। उसमें जो कुल खर्च आ रहा है वो भी 3.5 लाख करोड़ रुपए आ रहा है। तो अब चुनाव इस बात का है कि देश के संसाधनों पर आखिर सबसे पहला हक किसका है? क्या देश के सबसे ताकतवर 15 उद्योगपतियों का है, या देश के सबसे गरीब, जिनको कि हमें उस गरीबी के कुचक्र से निकालना है, उन 5 करोड़ लोगों का है? तो ये एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में। दूसरा जो मैं महसूस करती हूँ, हमारे अपने संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो आज हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का परिणाम ये रहा कि रतलाम को मेडिकल कॉलेज मिला, हमें एक स्टेट लेवल का कोई दूसरा कॉलेज तक नहीं मिला। हमारा हक था कि हमें मेडिकल कॉलेज मिलता या हमें कोई प्रदेश स्तर की कोई विश्वविद्यालय का हमको कोई सौगात उसकी मिलती, या हमारे पास चिकित्सा विज्ञान तो बहुत फैला हुआ है, उसका कोई और हमको विज्ञान का ही जो एक और हिस्सा है, एक और शाखा है, उसका हमें कोई कॉलेज मिलता या कोई संस्था मिलती, लेकिन हमें सरकारी कोई बड़ी शैक्षणिक संस्था नहीं मिली। हम देख रहे हैं कि ब्रॉडगेजीकरण हुआ। ब्रॉडगेजीकरण के बाद गाड़ियां बढ़ने के स्थान पर कम हुई। जब मैं सांसद थी तब डेमो गाड़ी चलने लगी, जो इंदौर तक आवाजाही के लिए सबसे सुगम साधन बना। पिछले 5 साल में तो उसकी एक फेरी भी और बढ़ने का काम नहीं हुआ। हमारे रेलवे लाइन का सर्वे कोटा सिंगोली का अभी भी पेंडिंग है, उस पर 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में नया गांव को शामिल किया गया था, आज उसकी कहाँ क्या स्थिति बनी हमें पता नहीं। हमारे अफीम के काश्तकार समय समय पर विभागीय भ्रष्टाचार से और जितनी भी प्रशासनिक कठिनाइयां हैं उससे जूझ रहे हैं, छोटी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उसका कोई हल नहीं निकल पाया। चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग पिछले 5 सालों में जहां खड़े थे पहले वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारे पास अगर आज ये देखें कि कोई नया उद्योग स्थापित हुआ क्या, तो हमारे नौजवानों के पास जवाब होता है कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ। किसी भी मीटिंग में पूछें कि 2 करोड़ को सालाना जॉब मिलना चाहिए था जैसा कि वादा किया गया था, तो किसी 200 को भी जॉब मिला क्या? जवाब मिलता है कोई। तो दीदी, एक तरफ हमारे मुद्दे हैं। एक तरफ जहाँ पे कांग्रेस किसानों की बात कर रही है, बेरोजगारों की बात कर रही है,
गरीबों की बात कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि इस समय देश की आबो हवा में सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दे हैं, अली और बजरंगबली जैसे मुद्दे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि भावनाओं का ज्वार चुनाव में मुद्दों को गौण कर देगा? नहीं, मैं मानती हूँ कि इस देश के लोगों की जो सहज समझ है, जो उनका सहज बोध है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट, वो और ऑर्गेनिक विजडम, वो बहुत महीन है। वो समझते हैं कि क्या हो रहा है और कहाँ इस देश को लेकर जाया जा रहा है। भोपाल की मुझे कहना नहीं चाहिए, वो तो महिला प्रत्याशी हैं, तो मैं तो महिलाओं का तो सम्मान करती ही हूँ, लेकिन जिस तरह से एक शहीद व्यक्ति जिसने मुंबई में उस दिन निर्णायक लड़ाई में नागरिकों को बचाते हुए अपने प्राण गंवा दिए, उनके बारे में जिस तरह के उद्गार उन्होंने व्यक्त किए, जिस तरह से ये राष्ट्रभक्ति का आजकल प्रमाण पत्र सबको देने लगे हैं, वो दल जिसका आज़ादी के आंदोलन में कोई रोल नहीं था, कोई उनका योगदान नहीं था, आज वो अब पूरे देश को ये तय करने में लगते हैं, वो प्रमाण पत्र देते हैं, वो प्रामाणिकता देने की बात करते हैं कि कौन राष्ट्रभक्त होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये जो छद्म राष्ट्रवाद है, इसको लोगों के बीच में रखना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं मानती हूँ कि विकास के मुद्दों को आगे रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन विकास क्या है को परिभाषित करना भी ज़रूरी है। बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी विकास नहीं है। विकास तब माना जाएगा जब वो समावेशी हो, जब वो सबसे गरीब व्यक्ति को ये महसूस हो कि ये देश मेरा अपना देश है और यहाँ का मैं नागरिक हूँ और मुझे यहाँ समता का अधिकार है। इसीलिए मेरा विश्वास न्याय योजना में है और मुझे लगता है कि लोग भी उस ओर देखेंगे। दीदी, आप राष्ट्रीय स्तर की नेता है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी की भी करीबी है। क्या आप ये मानती है कि देश में बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया और फिल्मों के माध्यम से जो है उसको औजार बनाकर जो विरोधी दल है जिस तरह से हमले कर रहे हैं, क्या इसकी कोई रणनीति कांग्रेस के पास है कि उसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे? वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों का उन्होंने काफ़ी हद तक शुरुआती इस्तेमाल किया है, लेकिन पिछले समय में कांग्रेस ने भी अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जिसमें कि एक शक्ति ऐप भी शामिल है, उसके ज़रिए काफ़ी लोगों तक पहुंच बनाई है और लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। एक घर घर कांग्रेस ऐप भी है और उसके अलावा भी घर घर जाकर भी लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं इससे अलग हटकर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का कैंपेन हो या किसी भी तरह का कैंपेन हो, कैंपेन की तरीके में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि अगर वो राजनीति में ये सारे मूल्यों का क्षरण हो जाए, अगर वो स्तरहीन हो जाए और हम केवल और केवल व्यक्तिगत आलोचनाओं और टीका टिप्पणियों तक इसको सीमित रखें, तो फिर कहीं ना कहीं इसमें लोकतंत्र को पुष्ट होने का मौका नहीं मिलता, और ये हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दीदी, आपने कहा दुर्भाग्यपूर्ण है, और दूसरी खास बात है कि चुनाव के इन पहले भोपाल में जिस तरह की छापामार कार्रवाई हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई और उसको बीजेपी ने प्रचारित किया, उसको लेके क्या सोचती हैं आप? मैं तो ये मानती हूँ कि, और मैंने तो चुनाव आयोग को बहुत पहले एक बार एक प्रतिनिधि मंडल के साथ गई तो मैंने उनको उल्टा सजेस्ट किया कि आने वाले समय में तो हर गांव में चौपालें कहाँ लगती हैं, सबके स्थान तय हैं। नागरिक सभाओं के जरिए कोई प्लेटफॉर्म बनाइए कि जिसमें निर्वाचनी 2 गाड़ियां दे, सभी दलों के सब प्रत्याशियों को साथ में बिठाए, मतदाता वहां पर आएं और उन नागरिक मंचों से अपने अपने विचारों को वहां प्रकट करें और नागरिकों को छोड़ दें कि वो अपना तय करें कि किसको वो वोट देंगे। तो कम से कम ये होगा कि आज ये जिस तरह का अनाप शनाप खर्च चुनाव में होता है या चुनाव में, क्या इस समय भारतीय जनता पार्टी दीदी देश में चुनाव में सर्वाधिक खर्च करने वाली पार्टी दिखती है आपको? निसंदेह। और आज जो मुझे मालूम पड़ा है कि लोगों का जो पेंशन का फंड है, आप तो जानते ही हैं कि जब भारत की सरकार होती है वो लोगों से अलग अलग फंड लेकर के और उसको इन्वेस्ट करती है। तो आज मुझे जानकारी मिली कि पेंशन फंड को पूरी तरह से रिलायंस पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, और मान लीजिए कि कल को रिलायंस का सब कुछ खत्म हो गया और वो नीरव मोदी या मेहुल चोकसी या विजय माल्या की तरह यहाँ से भाग निकले, तो इतने लाखों लोगों के पेंशन के पैसे का क्या होगा? तो ये जो इनके जो हिडन लोग हैं, जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं, जिनको कि ये बचाने के लिए काम कर रहे हैं और जो इनको प्रोजेक्ट करने का काम करते हैं,
इस गठजोड़ को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये अलग अलग नगरों में जो मनोरंजन के लिए और न्यूज़ के लिए छोटे बड़े केबल चैनल बने, जो मनोरंजन का क्षेत्र आज विकेंद्रीकृत है, उसका भी केंद्रीकरण करने और अडानीकरण अंबानीकरण करने में ये सरकार लगी हुई है। दीदी, आपने बड़ी बात बोली कि इसका केंद्रीकरण करने में सरकार लगी है। एक बात और देखने में आई है कि जो लोकसभा चुनाव जब से शुरू हुआ है, सेना कहीं ना कहीं इस चुनाव के केंद्र बिंदु में नज़र आती है। और जबकि चुनाव आयोग के कड़े निर्देश थे कि चुनाव प्रचार से सेना को अलग रखा जाए, तो ये जिस तरह से ये देश की आबो हवा में सेना को प्रमुखता से लाया जा रहा है, ये कितना सही और कितना गलत मानती है आप? मैं एक तो सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि जो पुलवामा में हुआ, उन शहीदों के प्रति मेरी पूरी श्रद्धांजलि है। और भारतीय वायुसेना को सारा क्रेडिट है कि उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। हम सबको उन पर फक्र है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यही बात की। लेकिन पहली बार भारतीय राजनीति में ऐसा हुआ कि युद्ध में जो हमारे देश के जवानों ने, सैनिकों ने जो कुछ किया, उसको किसी दल ने अपना करके उसको भुनाने की कोशिश की। अब वो जहाँ पर बीजेपी की सभाएं होती है, उसमें उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि वो कोई भारतीय जनता पार्टी की सैनिक दल वहाँ जाकर के सीमा पर युद्ध लड़ने चला गया। वो तो भारत की नौसेना गई थी, वो किसी दल विशेष का नहीं है, किसी प्रधानमंत्री विशेष का भी नहीं है। तो ये जो राजनीतिकरण भारतीय सेना का हो रहा है, इससे सेना की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है और उन्होंने जो किया उसका क्रेडिट स्वयं लेने का प्रयास हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि इसको, ये जिस तरह से हमारे देश में दोनों की भूमिका बिल्कुल अलग अलग रही है, वो वैसी ही रहनी चाहिए और उनको राजनीति के केंद्र में लाना बिल्कुल उचित नहीं है। दीदी, प्रियंका गांधी कांग्रेस में आई है, आपकी काफ़ी नज़दीकियाँ रही है, क्या मानती है आप कि प्रियंका जी के कांग्रेस में आने से किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? क्या वाराणसी से भी चुनाव लड़ सकती है वो? ये फैसला तो ऑफ कोर्स प्रियंका जी को स्वयं करना है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है। लेकिन मैं ये तो देख ही रही हूँ कि उनकी गंगा यात्रा से एक खलबली मची है। यहाँ तक कि अभी भी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और एक ये भी बात सही है कि देश में एक बड़ा वर्ग प्रियंका जी में उनकी दादी यानी कि स्वर्गीय इंदिरा जी की छवि देखता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से प्रियंका जी ने फ्रंट फुट पर आकर महिलाओं के अधिकारों के लिए, नौजवानों के अधिकार के लिए और अपने परिवार की विरासत को आगे ले जाने की बात की है, एक बड़ा तबका है जो उनके साथ अपने आप को बहुत नज़दीक, दिल के नज़दीक महसूस करता है।